बच्चों ऑप्टिक्स में हमारा अगला टॉपिक होगा रेफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस। कर्व सरफेस से रेफ्रैक्शन की फिनोमिना कैसे होती है, तो जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। बच्चों कोई कर्व सरफेस होगा, कोई लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट से होकर जाएगा, यहाँ पर रेफ्रैक्शन होगा। रेफ्रैक्शन होने के बाद रेज वास्तव में कहीं मिलेंगे या मिलते हुए प्रतीत होंगे और इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो वहाँ पर बच्चों ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस और इसके अलावा बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर उस कर्व सरफेस का कैसे कोरिलेट होता है, उसके लिए इक्वेशन कुछ यूँ होता है। पहले तो ये समझिए, ये एक कर्व सरफेस है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा, सपोज करिए इसका इमेज यहाँ बना, मैंने ऐसे ही मान लिया है इक्वेशन समझाने के लिए। तो बच्चों ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर इसको कह सकते हो बच्चों, यहाँ से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दैट इज u, यहाँ से बच्चों इमेज का डिस्टेंस दैट इज v। ओके, यहाँ के अंदर बच्चों इस कर्व सरफेस के अंदर जो मीडियम है, सपोज करिए ग्लास रहा हो या कुछ और भी हो सकता है, इसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और इसको घेरने वाला जो बाहरी मीडियम है, सराउंडिंग है, वो बच्चों उसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। जनरली यहाँ एयर होता है, ठीक है। तो यहाँ के अंदर बच्चों जो रिलेशन होता है इन सब में, वो कुछ यूँ दिखाया जाता है μ2 माइनस μ1, अंदर का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स अपान बाहर माइनस बाहर का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब इसको अगर पूरा करता हुआ एक स्फीयर एज्यूम करूं तो बच्चों उसका कोई ना कोई सेंटर होगा और सेंटर से यहाँ तक की दूरी जो होगी बच्चों यही कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जरूर रहा होगा। सपोज करिए सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा यहाँ है, तो ये वाली दूरी यहाँ के अंदर क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज यहाँ के अंदर बच्चों दैट इज r, इसको हमने लिखा है r। ओके, अच्छा, इक्वल टू μ2 अपान v, μ2 अपान v, v इन द सेंस इमेज डिस्टेंस एंड माइनस μ1 अपान u, u इन द सेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो बच्चों ये कोरिलेशन होता है, आपको याद रखना है। यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट होते हैं फोकल लेंथ के या फोकल पॉइंट के। एक होता है बच्चों मेन फोकस, या उसी को कहते हैं सेकंड प्रिंसिपल फोकस। मेन फोकस या सेकंड प्रिंसिपल फोकस ही हम लोग मैक्सिमम केसेज में लेके चल रहे होते हैं। जब तक सवाल में कुछ अलग से बोला ना जाए, क्वेश्चन में अलग से कोई मेंशन ना किया जाए, तब तक बच्चों हम फोकल लेंथ को या फोकल पॉइंट को मेन फोकल पॉइंट या मेन फोकल लेंथ ही मान कर चलते हैं। समझिए यहाँ, जैसे यहाँ सेकंड प्रिंसिपल फोकस का मतलब होता है इमेज पॉइंट। सेकेंड प्रिंसिपल फोकस का मतलब क्या होता है, दिस इज इमेज पॉइंट। इमेज पॉइंट इन केस जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो बच्चों, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो, इनफाइनाइट पे। जब हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा, यानी जब u की वैल्यू हमारी इनफाइनाइट होगी, तो उस समय जो इमेज का डिस्टेंस होगा दैट इज v, दिस विल बी इक्वल टू f। बच्चों यहाँ पर हमारे पास ये कहलाएगा सेकेंड फोकल पॉइंट। सेकेंड फोकस कर लीजिए, सेकेंड फोकल पॉइंट कहीं पे F2 लिखा है और यहाँ से इसकी जो दूरी होगी बच्चों, ये यहाँ पर सेकेंड फोकल लेंथ कहलाएगा F2। तो सेकेंड फोकल लेंथ F2 की वैल्यू बाई फार्मूला, ये डेटा अगर इसके अंदर फीड कर दिया जाए, निकल के आता μ2r डिवाइडेड बाई μ2 माइनस μ1। सिमिलरली यहाँ पर हमारा होता फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस का क्या मीनिंग हुआ बच्चों, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस का जो मीनिंग हुआ ये बच्चों सेकेंड प्रिंसिपल फोकस का जस्ट अपोजिट होगा। यहाँ पर था इमेज पॉइंट व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, यहाँ उल्टा बोल दीजिए ऑब्जेक्ट पॉइंट व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट। तो बच्चों ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहा होगा, उस पॉइंट को हम फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। सपोज करिए हमारे पास इंसिडेंट रेज ऐसे आ रहे हैं, इंसिडेंट रेज ऐसे आ रहे हैं, लेकिन जब रिफ्रैक्शन इसके अंदर होगा तो नॉर्मल की ओर मुड़ जाएंगे और नॉर्मल ये कहलाएगा, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन जोड़ रहा है यही बच्चों नॉर्मल कहलाता है। यहाँ के अंदर ये हमारे पास जो है नॉर्मल हो गया, नॉर्मल की ओर जब ये आ रहा था तो बेंड हो गया, पैरेलल हो गया, बेंड होके पैरेलल हो गया। तो बच्चों इमेज कहाँ पे बनेगा, कहीं इनफाइनाइट पे जाकर इमेज बनेगा। सवाल उठा ऑब्जेक्ट कहाँ है बच्चों, ऑब्जेक्ट का एड्रेस छुपा होता है इंसिडेंट रेज में। क्या इंसिडेंट रेज आपको लग रहा है इधर कहीं मिले होंगे, नहीं। तो इसको आगे बढ़ा के बच्चों मिलाइए, इमेजिन करिए कि बीच में अगर ये ना आता तो ये कहाँ मिलते, F1 पर मिलते। और इस तरह से F1 हमारे पास जो होगा ऑब्जेक्ट पॉइंट होगा और इसलिए इसको हम नाम देते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस की यहाँ पॉइंट O से
जो भी डिस्टेंस होगा इसको फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ का नाम देते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज ऑब्जेक्ट पॉइंट मीन्स u इक्वल टू यहाँ क्या हो गया f1। कब? जब इमेज कहाँ पे बने? इनफाइनाइट पे, यानी v की वैल्यू क्या हो गई? इनफाइनाइट। ये डेटा बच्चों अगर इसके अंदर फीड कर दिया जाए तो हमारा इक्वेशन बन के आएगा f1 इक्वल टू माइनस μ1r डिवाइडेड बाई μ2 माइनस ऑफ μ1। ठीक है, तो यहाँ के अंदर बच्चों ये कंडीशन रहा। ये इक्वेशन बहुत मेन इक्वेशन है, आप इसको याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, यहाँ के अंदर अगर हम f1 अपान f2 कर दें, f1 अपान f2 कर दें बच्चों, दिस बाई दिस कर दें, तो यहाँ से r डिवाइडेड बाई μ2 माइनस μ1 यहाँ भी है, r डिवाइडेड बाई μ2 माइनस μ1 यहाँ भी है। f1 के केस में यहाँ μ1 आ रहा है, f2 के केस में यहाँ μ2 आ रहा है, तो हो जाएगा μ1 अपान μ2 और वो भी माइनस में होगा। बच्चों μ1 और μ2 कभी भी माइनस नहीं होते, तो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू अपान पॉजिटिव वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई निगेटिव वैल्यू, दैट मीन्स निगेटिव वैल्यू, यानी f1 और f2 दोनों फोकल लेंथ का जो रेशियो होगा निगेटिव आएगा। ये तब पॉसिबल होगा जब f1 अगर पॉजिटिव हो तो f2 निगेटिव हो, f2 पॉजिटिव हो तो f1 निगेटिव हो। आप देख लो बच्चों, यहाँ के अंदर f2 हमारा निगेटिव होगा तो f1 क्या है? पॉजिटिव है। तो ये बच्चों हर तरह के स्फेरिकल कर्व सरफेस के लिए लागू होगा, जहाँ पर हमारा मीडियम ट्रांसपेरेंट हो, सरफेस कर्व हो, आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों का अगला टॉपिक है लेंस। सबसे पहले सवाल उठा, लेंस क्या होता है? बच्चों आप पढ़ चुके हो, फटाफट देखते हैं। लेंस एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम है बच्चों जिसमें दो सरफेस होंगे और कम से कम एक सरफेस उसका कर्व होगा। एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसमें बच्चों कम से कम एक सरफेस कर्व हो, उसको हम लेंस का नाम देते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पर मैं इस तरह का कोई स्ट्रक्चर बना दिया, क्या ये लेंस है? नहीं सर, इसके दो सरफेस तो हैं इधर उधर से देखने पर, लेकिन दोनों ही फ्लैट हैं। ये ग्लास स्लैब हो गया, यहाँ के अंदर ये लेंस नहीं कहलाएगा। लेंस बच्चों इस प्रकार का ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसमें कम से कम एक कर्व सरफेस होना जरूरी है। जैसे यहाँ पर बच्चों अगर लेंस को हम क्लासीफाई करें तो दो ग्रुप में कर सकते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का जो नेचर होता है, जनरल कंडीशन में इसका नेचर कन्वर्जिंग टाइप का होता है, लाइट रे को ये कन्वर्ज करता है। आई रिपीट, जनरल कंडीशन में, कंडीशन थोड़ा अलग बनाया जाएगा तो उल्टा भी कर सकता है। कॉन्केव लेंस यहाँ पर हमारे पास एक ऐसा लेंस होता है जिसका नेचर डाइवर्जिंग टाइप हो रहा होता है, ये लाइट रे को बिखेर रहा होता है, डाइवर्ज कर रहा होता है। मेरे प्यारे बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस फर्दर दो टाइप का होगा। एक हमारे पास होगा बाई कॉन्वेक्स लेंस। बाई कॉन्वेक्स का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा लेंस बच्चों जिसके दोनों सरफेस कैसे हों? कॉन्वेक्स। इधर भी सरफेस कॉन्वेक्स है और इधर से भी कॉन्वेक्स है। दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज यहाँ पर हैं, दोनों ही क्या हैं? कॉन्वेक्स हैं। इसको कहेंगे बाई कॉन्वेक्स। ऐसा कॉन्वेक्स लेंस जिसमें पहला सरफेस, पहला का मतलब हम लेफ्ट से चलना शुरू करेंगे, जो पहले मिलेगा वो पहला सरफेस हो गया, जिसमें पहला सरफेस बच्चों का प्लेन हो और दूसरा सरफेस, दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस कैसा हो? कॉन्केव हो, सॉरी कॉन्वेक्स हो। ऐसे लेंस को हम प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का नाम देते। प्लेनो कॉन्वेक्स, इधर से प्लेन है, इधर से क्या है? कॉन्वेक्स है। अगला लेंस हमारे पास होगा कॉन्केवो कॉन्वेक्स। कॉन्केवो कॉन्वेक्स का मतलब ये हुआ जिसमें पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस हमारा कॉन्केव हो और अगला रिफ्रैक्टिंग सरफेस इधर से देखने पर हमें कैसा लग रहा है? कॉन्वेक्स। तो ऐसे लेंस को हम कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस का नाम देते हैं। आइए कॉन्केव लेंस की बात कर लेते हैं। बच्चों कॉन्केव लेंस के केस में हमारे यहाँ पर तीन टाइप निकल करके आएंगे। एक तो हमारा होगा बाई कॉन्केव। बाई कॉन्केव का मतलब एक ऐसा लेंस, एक ऐसा कॉन्केव लेंस जिसके दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस कैसे हों? कॉन्केव नेचर के हों, इसको हम बाई कॉन्केव लेंस का नाम देंगे। यहाँ के अंदर बच्चों एक ऐसा लेंस जिसका एक सरफेस हमारा प्लेन हो, फ्लैट हो और अगला सरफेस कॉन्वेक्स हो, बच्चों ऐसे लेंस को हम प्लेनो, इधर से प्लेन है, देखिए आप लेफ्ट से प्लेन है और इधर से क्या है? कॉन्केव है, ऐसे लेंस को प्लेनो कॉन्केव लेंस का नाम देंगे। एक ऐसा लेंस बच्चों जिसका पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस कॉन्वेक्स हो और दूसरा यहाँ पे कॉन्केव हो, ऐसे लेंस को बच्चों हम कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस का नाम देंगे। तो ये था लेंस का क्लास। अब लेंस बनाने के लिए कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है, कैसे लेंस का निर्माण होता है, आइए समझने का प्रयास करते हैं। लेंस क्या होता है मैंने आपको बताया,
और यहाँ लेंस जब बनाया जाता है तो क्या टारगेट होता है बच्चों? लेंस बनाने के पीछे टारगेट ये होता है कितने पावर का लेंस बनाया जाता है, सबसे मेन चीज़ ये कितने पावर का लेंस, और पावर डिपेंड करता है फोकल लेंथ पे। तो सबसे मेन चीज़ जो लेंस के लिए बच्चों डिसाइड करनी होती है, सबसे मेन चीज़ जो लेंस के लिए डिफाइन करनी होती वो होता है उसका फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ के लिए बच्चों यहाँ फार्मूला क्या फॉलो किया जाता है, ये होता 1/f = म्यू इन आउट। इसका मतलब राइट में इन लिखा है, लेफ्ट में आउट लिखा है, मतलब रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इनर मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू आउटर मीडियम, यानी रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इनर मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, यानी रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग हो गया -1 मल्टीप्लाइड बाई 1/r1 -1/r2। सवाल उठा यहाँ r1 क्या है, सवाल उठा यहाँ r2 क्या है। बच्चों जब हम किसी लेंस के बारे में देखते हैं, कॉन्वेक्स लेंस हो कॉन्केव लेंस हो, तो हमें दो रेफ्रैक्टिंग सरफेस नज़र आते हैं और दोनों ही कर्व होते हैं। यहाँ पर बच्चों दो रेफ्रैक्टिंग सरफेस जो हमें दिख रहे होते हैं उनका कुछ ना कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर हो रहा होता है। बच्चों जैसे हम मान लीजिए यहाँ बाई कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, तो बाई कॉन्वेक्स लेंस ये सपोज करिए यहाँ पर रखा हुआ है, ये रहा, ये जो मैंने शेडिंग दिया है, दिस इज बाई कॉन्वेक्स लेंस। बाई कॉन्वेक्स लेंस बच्चों इस तरह से है। अगर मैं अभी ये सब बाद में मैं बनाऊंगा, बाद में सपोज करिए, ये इसके बारे में आप मत सोचना, ये जो अभी मैंने बनाया है इसकी ज़रूरत पड़ेगी समय बचाने के लिए, मैंने पहले से बना रखा है कि आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें मैं समझा दूँ, रिवाइज करा दूँ। तो बच्चों यहाँ के लिए क्या कंडीशन है, ये लेंस है, लेंस में हम इधर से लेफ्ट से जाएंगे और जो हमें पहला सरफेस दिखेगा ये हमारी आंखें हैं। ये बच्चों जो सरफेस को यहाँ के अंदर देख रही होंगी, पहला सरफेस हमारा है, पहला रेफ्रैक्टिंग सरफेस। ऑब्वियसली ये रेफ्रैक्टिंग सरफेस किसी एक स्फीयर का हिस्सा होगा, उसको पूरा कर लेते हैं, इसको लेते हुए हम कर्वेचर को पूरा कर लेते हैं। तो इस कर्वेचर का कहीं ना कहीं सेंटर मिलेगा, ये कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट रेफ्रैक्टिंग सरफेस। और यहाँ इसके बच्चों सरफेस से जो इसकी दूरी होगी, डिस्टेंस होगी, इसको कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 ऑफ द फर्स्ट रेफ्रैक्टिंग सरफेस। बच्चों अगर हम यही चीज़ राइट साइड से देखें तो राइट साइड से देखने पर हमें जो यहाँ रेफ्रैक्टिंग सरफेस दिखेगा ये कहलाएगा दूसरा, सेकेंड रेफ्रैक्टिंग सरफेस, ये था पहला। सेकेंड रेफ्रैक्टिंग सरफेस का सेंटर कहाँ होगा बच्चों? इसके कर्वेचर को फॉलो करते हुए एक स्फीयर कंप्लीट कर दीजिए, उस इमेजिनरी स्फीयर का जहाँ पे सेंटर रहा होगा वो हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकेंड रेफ्रैक्टिंग सरफेस। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम सेकेंड रेफ्रैक्टिंग सरफेस को अगर मिला देते हैं तो यहाँ के अंदर ये कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 ऑफ सेकेंड रेफ्रैक्टिंग सरफेस। सिमिलर कंडीशन विल हैपन इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस। यहाँ के अंदर बच्चों एक बाई कॉन्केव लेंस आपके सामने दिख रहा है, यहाँ लेफ्ट से हम जाएंगे देखने, तो लेफ्ट से यहाँ के अंदर देखने पर हमें क्या आभास होगा? लेफ्ट साइड से देखिए बच्चों, ये वाला सरफेस जो हमें पहले दिख गया ये होगा पहला रेफ्रैक्टिंग सरफेस। यहाँ राइट साइड से देखने पर यहाँ हमें जो पहले दिख जाएगा ये होगा सेकेंड रेफ्रैक्टिंग सरफेस। या यूँ कह सकते हैं पहले जो मिला वो पहला, दूसरी बार जो मिला वो दूसरा। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, ध्यान से सीखो, अच्छे से सीखो। यहाँ के अंदर क्या होगा बच्चों सिचुएशन? यहाँ के अंदर सिचुएशन हमारे सामने कुछ ऐसे, पहला रेफ्रैक्टिंग सरफेस, सर इसका सेंटर कहाँ होगा? बच्चों इसको, इस कर्वेचर को पूरा करते हुए, फॉलो करते हुए एक स्फीयर इमेजिन करो, उस स्फीयर का जो सेंटर रहा होगा वो कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट रेफ्रैक्टिंग सरफेस। सेंटर ऑफ कर्वेचर की उसके बच्चों सरफेस से जो दूरी होगी इसको हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट रेफ्रैक्टिंग सरफेस विच इज रिप्रेजेंटेड बाई r1। यहाँ के अंदर अगर ध्यान दीजिए C2, बच्चों C2 क्या है? अगर सेकेंड रेफ्रैक्टिंग सरफेस को हम इस तरह से एक इमेजिनरी स्फीयर पूरा करें तो सेकेंड इमेजिनरी स्फीयर का जो सेंटर होगा वो कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकेंड रेफ्रैक्टिंग सरफेस। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ C2 को हम यहाँ सरकमफेरेंस से जब मिला देते हैं तो बच्चों यहाँ के अंदर जो हमारे पास ये दूरी आती है, जो डिस्टेंस आता है, ये कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकेंड रेफ्रैक्टिंग सरफेस। यहाँ पर कौन कौन से पैरामीटर यूज किए गए? फोकल लेंथ, चलो उसको पता करेंगे। यहाँ r1 r2, r1 इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट रेफ्रैक्टिंग सरफेस, r2 इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकेंड रेफ्रैक्टिंग सरफेस। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर म्यू इन आउट
ये जो म्यू इन आउट लिखा हुआ है, आउट म्यू इन या म्यू इन आउट ऐसे बच्चों लिखा हुआ है, यहाँ इन यहाँ आउट, फिर मैं रिपीट कर दूँ, यह है इनर मीडियम यानी लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आउटर मीडियम यानी सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में। इसको पूरा खोलेंगे तो इस तरह से लिखा जाना चाहिए। जनरली क्या होता है, आउटर मीडियम हमारा एयर होता है, तो बच्चों म्यू इन अपान 1 हो जाता है और बड़ी आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ के अंदर एक चीज़ और यही मैं स्पष्ट कर दूं, आगे काम आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए चीज़ों को सेट करते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाली दूरी को हम पॉजिटिव लेते हैं, निगेटिव एक्स एक्सिस पर जो डिस्टेंस लिया जाता है वो निगेटिव लिया जाता है, पॉजिटिव वाई पर ली जाने वाले डिस्टेंस को हम पॉजिटिव मानते हैं, निगेटिव वाई पर लिया जाने वाले डिस्टेंस को निगेटिव मानते हैं इन स्टैंडर्ड कंडीशन। और वो क्या है, मैंने साइन कन्वेंशन में आपको रिपीट करवाया है। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे देखो, ये बाई कॉन्वेक्स लेंस की अगर मैं बात करूं तो बाई कॉन्वेक्स लेंस में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 और R2 की बात मैं करूंगा, R1 कैसा होगा, पॉजिटिव एक्स पे जा रहा है, पॉजिटिव हो गया। R2 कैसा होगा, निगेटिव एक्स पे जा रहा है, निगेटिव हो जाएगा। वहीं पर मैं बाई कॉन्केव लेंस की बात करूं तो R1 R2 का साइन जरा यहीं पर चेक कर लेते हैं, आगे काम आने वाला है। R1 का साइन यहाँ के अंदर देखिए निगेटिव एक्स पर जा रहा है, निगेटिव हो गया, और R2 का साइन यहाँ के अंदर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यू कैन सी, यू कैन डिटेक्ट, यू कैन कंपेयर टू केसेज, बाई कॉन्वेक्स एंड बाई कॉन्केव। जो साइन यहाँ पॉजिटिव हो यहाँ निगेटिव है, जो साइन यहाँ निगेटिव हो यहाँ पॉजिटिव है, बिल्कुल रिवर्स कंडीशन यहाँ के अंदर मिल रहा होता है। ठीक है बच्चों, आइए इसके आगे बढ़ते हैं। बच्चों आइए अब देखते हैं कि लेंस मेकर फार्मूले का कैसे यूज होता है इन केस ऑफ बाई कॉन्वेक्स लेंस, इन केस ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, इन केस ऑफ बाई कॉन्केव लेंस, इन केस ऑफ प्लेनो कॉन्केव लेंस। आइए जरा चेक करते हैं। लेंस मेकर फार्मूला हमारा कहता है 1/f इक्वल टू म्यू इन अपान म्यू 1 माइनस ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाय 1/r1 माइनस 1/r2, जैसा कि मैंने बताया था। यहाँ के अंदर बच्चों बाई कॉन्वेक्स लेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जिसका पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा होगा, निगेटिव होगा या पॉजिटिव, आई थिंक पॉजिटिव होगा। और जो सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस इधर से देखने पर मिल रहा है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा आपका, निगेटिव होगा। तो R1 हमारा यहाँ पॉजिटिव होगा और R2 बच्चों क्या होगा, निगेटिव। अगर ये वैल्यू मैं इस फार्मूले के अंदर साइन कन्वेंशन के साथ रखता हूं बच्चों, तो यहाँ मिलेगा 1/f इक्वल टू म्यू इन अपान म्यू आउट माइनस ऑफ 1, फिर यहाँ के अंदर हो जाएगा 1 प्लस R1 माइनस 1 माइनस R2, इसको निगेटिव साइन के साथ रख रहे हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ 1/f की वैल्यू हो गई म्यू इन अपान म्यू आउट माइनस ऑफ 1/R1 प्लस 1/R2। ध्यान में अगर ये इक्वेशन आप यूज करते हो, अगर ये इक्वेशन यूज करते हो तो इसमें चीजों की वैल्यू, चीजों मतलब R1 की वैल्यू, R2 की वैल्यू, सब की वैल्यू साइन कन्वेंशन के साथ रखना होगा। लेकिन अगर इसको आप स्पेशली बना लिए, फ्रेम कर लिए, बाई कॉन्वेक्स के लिए यूज कर रहे हैं तो डायरेक्ट बिना साइन कन्वेंशन के इसको यूज करेंगे, जस्ट वैल्यू रखेंगे, क्योंकि साइन कन्वेंशन मैंने ऑलरेडी इसमें यूज कर दिया है। अब देखें, यहाँ मान लीजिए मैं बात करूं बच्चों इक्वी कॉन्वेक्स लेंस की, तो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस के लिए R1 इक्वल टू R2, दोनों सरफेसेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होंगे, सेम होंगे, इक्वल टू क्या होगा, R। यहाँ पर मैंने मान लिया अपनी साइड से कि R के बराबर है, जब इक्वल ही है तो अलग अलग क्यों माने। यहाँ के अंदर बच्चों अगर ये वाली डेटा हम इसमें फीड करें तो क्या मिलेगा, 1/f इक्वल टू म्यू इन अपान म्यू आउट माइनस ऑफ 1। यहाँ के अंदर बच्चों 1/r प्लस 1/r कितना हो जाएगा, 2/r। और इस प्रकार से हमारे पास क्या होगा, देखिए इसके अंदर जब मैंने वैल्यू फीड किया तो फिर से मैंने प्लस माइनस कुछ नहीं किया कि प्लस रखें कि माइनस रखें, डायरेक्ट रखा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी साइन कन्वेंशन यूज हो चुका है। इसमें मैं जाके रखता तो मुझे सोचना पड़ता कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है। ठीक है, तो फिलहाल इसी में मैंने रख दिया, क्या गया 2/r, और इस तरह से हमारे पास हो जाएगा। अच्छा, ये म्यू इन अपान म्यू आउट बेटा जो मैंने लिखा है, यहाँ म्यू इन मतलब लेंस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग मीडियम, आउटर मीडियम। अब मैं मान लूं कि हमारा लेंस का मीडियम जो है वो ग्लास है या कुछ और है, और बाहर का मीडियम मैं मान लेता हूं कि बाहर का मीडियम बेटा जो हमारा है वो एयर है। तो ऐसे केस में म्यू इन अपान म्यू आउट की जगह पर 1 हो जाएगा, म्यू इन, केवल म्यू इन बचा। अब लेंस का अंदर का मीडियम जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंपली म्यू इन को मैं म्यू मान लेता हूं। तो इस तरह से म्यू इन अपान म्यू आउट की वैल्यू ऐसे केस में जब बाहरी मीडियम एयर होगा और म्यू इन जो यहाँ के अंदर है उसको मैं सपोज करिए म्यू के बराबर लिख देता हूं, तो यहाँ के अंदर बच जाएगा म्यू -1 और ये हो जाएगा 2/r।
बेटा कि यहाँ के अंदर हमारे पास जब की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से देखिए r डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ म्यू माइनस 1। ध्यान से देखिए, एयर ग्लास का लेंस अगर हो, एयर ग्लास लेंस यानी ग्लास का लेंस और एयर से चारों तरफ से घिरा हुआ हो, तो यहाँ के लिए क्या सिचुएशन बन के आएगा, ध्यान से समझना मेरे बच्चों। यहाँ के अंदर क्या होगा कि अगर यही हमारा कंडीशन हो इक्वी कॉन्वेक्स का, लेकिन लेंस हमारा ग्लास का बना हो और एयर से घिरा हो, तो यहाँ म्यू की वैल्यू 3/2, एयर से घिरा है बाई 1 यानी 3/2 आ गया -1। यहाँ के अंदर बच्चों फोकल लेंथ हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर के क्या होगा, बराबर आ जाएगा। मान लीजिए मैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की बात करूं बेटा, तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमारे पास क्या होगा, R1 फ्लैट है, बिल्कुल ये वाला सरफेस वाला फ्लैट है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। R2 जो भी होगा मैं कहता हूं कैसा होगा बच्चों, नेगेटिव होगा। तो यहाँ आइए वैल्यूज को रख लेते हैं, इसके अंदर क्या कहानी बनेगी, यहाँ हमारे अंदर हो जाएगी 1/f इक्वल टू म्यू इन अपॉन म्यू आउट माइनस ऑफ 1, जो कि ये इक्वेशन है बच्चों, ये इक्वेशन इसके अंदर मैं रख रहा हूँ। अब इसके अंदर रखूंगा तो साइन कन्वेंशन के साथ रखना पड़ेगा, और यहाँ के अंदर हो गया 1 अपॉन इनफाइनाइट माइनस 1 अपॉन R2, R2 कैसा नेगेटिव माइनस R2, और इस तरह से बच्चों ये प्लस R2 1 अपॉन R2 हो गया, और ये इक्वेशन बन के आया। म्यू इन अपॉन म्यू आउट की जगह पर सिंपली मैं म्यू रखूंगा, मान के चलूंगा कि लेंस के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और बाहर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, एयर है बाहर का मीडियम। तो ऐसे पर्टिकुलर केस में हमारे पास 1 अपॉन f की वैल्यू कुछ इस ढंग से आ जाएगी, और f की वैल्यू हो जाएगी r डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 1। ये हो गया बच्चों फोकल लेंथ इन केस ऑफ ग्लास लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स के केस में ग्लास लेंस हो और बच्चों एयर से घिरा हो तो क्या होगा, आइए जरा देखते हैं। ग्लास का लेंस हो, प्लेनो कॉन्वेक्स हो और एयर से घिरा हो, तो म्यू की जगह पर सिंपली हमें क्या रखना है, प्लेनो कॉन्वेक्स के इक्वेशन में 3/2 रखना है। यहाँ बच्चों सॉल्व करने पर हमें f की वैल्यू क्या मिलेगी, 2r। अब देखिए, मान लीजिए ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूं कॉन्केव लेंस के लिए, मैं कहूंगा प्लेनो कॉन्वेक्स नहीं और बाई कॉन्वेक्स नहीं और बाई कॉन्केव का केस है, कॉन्केव का केस है, तो ऐसे केस में क्या होगा, ये साइन उल्टा हो जाएगा बच्चों। R1 हमारा, अगर हम इसको कॉन्केव के तरह से देखेंगे तो हमारा R1 होगा वो नेगेटिव होगा, R2 पॉजिटिव होगा, R1 नेगेटिव होगा, R2 कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और जब मैं यहाँ इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव रखूंगा तो यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, नेगेटिव को बाहर निकालूंगा, कुछ इस तरह का इक्वेशन बनेगा। फिर बच्चों मैं यहाँ इक्विकॉन्केव की बात कर लूंगा, इक्विकॉन्केव की बात कर लूंगा, तो ऐसे केस में हमारे पास क्या होगा कि यहाँ माइनस ऑलरेडी यहाँ पर है, ऑलरेडी साइन कन्वेंशन इसमें यूज्ड है, बस वैल्यू रखिए 1/r 1/r 2/r, बस अंदर इतना आएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, बाकी सिचुएशन वैसे ही है, बिल्कुल वैसा ही इक्वेशन मिलेगा, बस अपने नेगेटिव में मिलेगा। यहाँ के अंदर बच्चों एयर ग्लास लेंस की प्लेनो यहाँ पर बच्चों माफ करिएगा, अगर बाई कॉन्केव की बात करूं और एयर ग्लास का लेंस ले लूं, यहाँ ग्लास का लेंस हो और एयर से घिरा हुआ हो, तो ऐसे केस में बिल्कुल सिमिलर इक्वेशन बनेगा, बस सकते क्या होगा, नेगेटिव होगा, माइनस ऑफ। अगर मैं प्लेनो कॉन्केव की बात करूं बच्चों, प्लेनो कॉन्केव लेंस की, तो ऐसे केस में हमारे पास R2 जो होगा प्लेनो कॉन्केव, ऐसे बनेगा प्लेनो कॉन्केव। यहाँ के अंदर बच्चों जो R2 होगा, R1 तो इनफाइनाइट यहाँ भी होगा, और R2 जो होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर R2 पॉजिटिव होगा तो कुछ इस तरह का इक्वेशन हमें मिलेगा, और इस तरह से बच्चों यहाँ नेगेटिव साइन आ जाएगा, और अगर R2 के जगह R रख देते हैं तो यहाँ नेगेटिव साइन के साथ कुछ ऐसा डेटा यहाँ के अंदर मिलेगा। f की वैल्यू हो गई -r डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 1। और यहाँ पर भी अगर हम एयर ग्लास मीडियम की बात करें, एयर ग्लास का लेंस हो, प्लेनो कॉन्केव हो, प्लेनो कॉन्केव हो, प्लेनो कॉन्केव हो, और बच्चों ये हमारा एयर से घिरा हुआ हो चारों तरफ से, तो ऐसे पर्टिकुलर केस में क्या होगा बेटा, यहाँ के अंदर बस नेगेटिव रहेगा, बाकी सिचुएशन बिल्कुल वैसा ही रहेगा, यहाँ नेगेटिव हो गया। तो जो इक्वेशन हमें पॉजिटिव में मिले थे इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, वैसा इक्वेशन हमें नेगेटिव में मिला इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस, फोकल लेंथ के केस में। ओके बच्चों अब आइए हम लोग चेक करते हैं कि अगर हमारा कोई कॉन्वेक्स लेंस है, जनरली हम कॉन्वेक्स लेंस के बारे में ये जानते हैं कि इसका नेचर जो है कन्वर्जिंग होता है, लाइट रे को ये कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है, और जनरली हम कॉन्केव लेंस के बारे में ये जानते हैं कि लाइट रे को बिखेर देता है, डाइवर्ज करता है। तो यहाँ के अंदर बच्चों कब ऐसा होता है और कब ऐसा नहीं होता, कब इसका उल्टा होता
देखिए सिचुएशन बच्चों, साइन कन्वेंशन यूज करने के बाद फोकल लेंथ का फार्मूला कॉन्वेक्स लेंस के लिए या कह लीजिए बाई कॉन्वेक्स लेंस के लिए कुछ ऐसा आ जाता है। साइन कन्वेंशन यूज करने के बाद ऐसा आता है, पॉजिटिव में आता है। और बच्चों यहाँ साइन कन्वेंशन यूज करने के बाद बाई कॉन्केव लेंस के लिए जो फार्मूला होता है वो कुछ ऐसा आता है, साइन कन्वेंशन के बाद ऐसा होता है। अच्छा, अब बच्चों यहाँ पर इसका मतलब अगर कोई लेंस कॉन्वेक्स है तो उसका नेचर कन्वर्जिंग होगा और उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगा। एक नॉर्मल सिचुएशन में यही होगा बच्चों, अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव आया 1/f पॉजिटिव मतलब फोकल लेंथ पॉजिटिव। फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव है तो बच्चों कॉन्वेक्स लेंस की तरह उसकी शक्ल भी होगी और कॉन्वेक्स लेंस की तरह उसका व्यवहार भी होगा। फोकल लेंथ अगर नेगेटिव है, इस तरह से मैंने बाई कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ कैलकुलेट किया, नेगेटिव आया, नेगेटिव अगर आ रहा वास्तव में तो कॉन्केव लेंस जो हमारा है उसका शक्ल भी कॉन्केव दिखेगा और उसका फंक्शन भी कॉन्केव यानी डाइवर्जिंग नेचर का ही होगा। कभी कभी इसका उल्टा होता है। देखिए अगर मैं एक ग्लास को, यहाँ ग्लास का लेंस ले लूं, बाई कॉन्वेक्स लेंस मैंने ग्लास का ले लिया और इसको एयर से चारों तरफ से घेर दिया, एयर से घिरा हुआ है, तो ऐसे केस में मैं देखूंगा ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज्यादा होगा। इसका मतलब इनर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आउटर मीडियम से क्या होगा, ज्यादा होगा। बच्चों अगर ये सिचुएशन में इसके अंदर रखूं और इसके अंदर रखूं, चेक करूं क्या होगा। अगर म्यू इन ग्रेटर देन म्यू आउट के हिसाब से इसको सोचोगे ये तो पॉजिटिव है, म्यू इन ग्रेटर देन म्यू आउट होगा तो ये वाला ब्रैकेट भी पॉजिटिव होगा और इस तरह से फोकल लेंथ 1/4 फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, मतलब फोकल लेंथ यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव। फोकल लेंथ पॉजिटिव आया, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ यहाँ कैसा आया, पॉजिटिव। और अगर पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स की तरह वो व्यवहार भी करेगा, मतलब उसका नेचर जैसा सोच रहे थे वैसा ही होगा, नेचर यहाँ कन्वर्जिंग टाइप का होगा। यहाँ के अंदर बच्चों फोकल लेंथ अगर मैं इसके फार्मूले में रख के ये चीज कैलकुलेट करूं तो बच्चों यहाँ तक की वैल्यू तो वही है, पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव, क्या हो गया, नेगेटिव। यानी कॉन्केव लेंस के बारे में मैं रख के सोच रहा हूँ, इस तरह से कॉन्केव लेंस के बारे में सोच रहा हूँ, ग्लास का लेंस है, एयर से घिरा हुआ है, तो ऐसे पर्टिकुलर केस में मैं देख रहा हूँ फोकल लेंथ नेगेटिव आ रहा है। फोकल लेंथ नेगेटिव आया मतलब इसका नेचर कैसा होगा, डाइवर्जिंग ही होगा, कॉन्केव की तरह उसकी शक्ल भी होगी, कॉन्केव की तरह वो व्यवहार भी करेगा, उसका नेचर डाइवर्जिंग होगा। लेकिन इसका उल्टा केस, मान लो लेंस जो हमारा हो वो मीडियम लेंस का जो है वो बाहरी मीडियम के रेस्पेक्ट में कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखे तो क्या होगा। जैसे यहाँ इस तरह से कोई शेप है, इसके अंदर वाटर भरा हुआ है, कि लेंस की तरह से ये है और चारों तरफ से ग्लास से ढका हुआ है, घिरा हुआ है। यहाँ के अंदर बच्चों अगर म्यू इन यानी वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आउट यानी ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कंपेयर किया जाए तो ऐसे केस में बच्चों म्यू इन विल बी लेस देन म्यू आउट। और ऐसे पर्टिकुलर केस में अगर ऐसा हुआ तो एक एक को चेक करते हैं। यहाँ पर बच्चों मैं लेस देन रखूंगा तो ये ब्रैकेट क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और ये तो पॉजिटिव है ही, और यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव हो गया मल्टीप्लाई हो गया इनटू पॉजिटिव, क्या आ गया, नेगेटिव। यानी कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमारा फोकल लेंथ नेगेटिव आ गया, आना चाहिए था पॉजिटिव लेकिन वास्तव में क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। इसका मतलब शक्ल तो उसकी कॉन्वेक्स जैसी है लेकिन उसका व्यवहार कैसा होगा, कॉन्केव जैसा होगा, यानी कि उसका बिहेवियर कैसा होगा, डाइवर्जिंग होगा। सिमिलरली अगर मैं बच्चों इस तरह से एक कॉन्केव बाई कॉन्केव लेंस को लेके सोचूं, ये ग्लास का यहाँ के अंदर मीडियम है, चारों तरफ ये घिरा हुआ, सपोज करिए ग्लास का नहीं, माफ करिएगा, मान लीजिए ये बच्चों वाटर का मीडियम है, इस तरह से कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है और ये ग्लास से घिरा हुआ है, तो ऐसे पर्टिकुलर केस को अगर मैं इस फार्मूले के अंदर फीड करूंगा बच्चों कॉन्केव वाले फार्मूले में तो क्या होगा, म्यू इन लेस देन म्यू आउट, ये वैल्यू क्या आ गया, नेगेटिव, और ये वैल्यू तो पॉजिटिव वैसे भी है, मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव, तो नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव क्या हो गया बच्चों, पॉजिटिव हो गया। और इस तरह से हमारे पास फोकल लेंथ क्या आ गया, बाई कॉन्केव के लिए नेगेटिव हो गया या सिंपली कॉन्केव कह सकते हैं, पॉजिटिव हो गया। फोकल लेंथ बच्चों यहाँ के अंदर क्या आ गया, पॉजिटिव। जो नेगेटिव आना चाहिए था वो पॉजिटिव आया, जो पॉजिटिव आना चाहिए था वो नेगेटिव आया। तो बच्चों कॉन्वेक्स लेंस के जैसा व्यवहार तब करेगा, कन्वर्जिंग व्यवहार तब करेगा जब लेंस के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आउटर मीडियम के रेस्पेक्ट में ज्यादा हो। सिमिलरली कॉन्केव लेंस जैसा यानी डाइवर्जिंग नेचर का व्यवहार करेगा जब यहाँ के अंदर बच्चों लेंस के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहरी मीडियम के
रेस्पेक्ट में ज्यादा हो। अगर इसका उल्टा हुआ मतलब लेंस के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आउटर मीडियम उसको घेरने वाले मीडियम के रेस्पेक्ट में कम हो गया, तो ऐसे केस में दोनों लेंस का नेचर अपोजिट हो जाएगा। दिखेगा कॉन्वेक्स, व्यवहार करेगा कॉन्केव की तरह, दिखेगा कॉन्केव, व्यवहार करेगा कॉन्वेक्स की तरह से। ओके बच्चों, मान लीजिए बच्चों कोई सिचुएशन ऐसा हो कि कहीं किसी ऐसे मीडियम में लेंस को रख दिया जाए कि लेंस के मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आउटर मीडियम के इक्वल हो जाए। जैसे वाटर का लेंस है, वाटर मीडियम का लेंस और वाटर के अंदर ही रख दिया जाए, तो उसका व्यवहार कैसा होगा? चलिए देखते हैं। म्यू इन इक्वल टू म्यू आउट यहाँ पे हो जाएगा, और अगर ऐसा होगा कि इस फार्मूले के अंदर अगर म्यू इन इक्वल टू म्यू आउट रखेंगे तो ये बच्चों 1 - 1 क्या हो गया? 0। 1 अपॉन फोकल लेंथ हमारा 0 आ गया, मतलब फोकल लेंथ यहाँ के अंदर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। मतलब ऐसा लगेगा कि जैसे लेंस हो ही ना लाइट जाएगा, तो ना तो एक कन्वर्ज होगा ना तो डाइवर्ज होगा, सीधे सीधे निकल जाएगा। कोई भी लेंस का शकल हो, कॉन्वेक्स हो, कॉन्केव हो, अगर बाहरी मीडियम और इनर मीडियम एक हो गया तो इनफैक्ट लेंस का अस्तित्व ही नहीं रहा, वो पूरा एक प्लेन ग्लास शीट की तरह से व्यवहार करेगा। जैसे ये हमारा होता, कोई लाइट में सीधा गया, सीधा निकल गया बिना डेविएट हुए, उसी तरह से यहाँ पर व्यवहार होगा कि अगर हम लेंस ले लें इनर और आउटर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रखें, तो ऐसे पर्टिकुलर केस में बच्चों लाइट रे बिना डेविएट हुए निकल जाएगा और ये हमारा लेंस एक प्लेन ग्लास शीट की तरह से व्यवहार करेगा। ओके बच्चों।